मुझे नौकरी लेने वाला नहीं देने वाला बना है। जो आपका सफर था, उत्साह का सफर कैसे शुरू हुआ? मैंने पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा टिकट बेचे। मैंने 2014 में 9.5 करोड़ के टिकट बेचे। 15 साल के युवा होते हैं, 16 साल के युवा, उनके अंदर एक उत्तेजना रहती है कि वो लगातार उन्हें स्टार्टअप्स करने हैं, उन्हें बिजनेस खोलना है। लाइफ इज अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन। तो आप आराम से चलिए, इथिकली चलिए, तो आप सुकून से अपने जगह पे पहुंच जाएंगे। और ये बात 300 करोड़ के जो मालिक हैं वो यह बात कह रहे हैं। 1 लाख करोड़ के आपने बिजनेस की बात करी, इसका क्या रोड मैप है, कैसे आप आगे ले जाएंगे इसे? जो लोग आपको बिगाड़ रहे हैं, पैसे लेके तुमको बिगाड़ रहे हैं, तुम्हारी जिंदगी खराब कर रहे हैं, तुम उनको फॉलो कर रहे हो। जो बड़े लोग हैं ये भी कहीं ना कहीं बड़े अपराधी है। मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर बसा एक छोटा सा गांव, जहां से उठी एक प्रेरणादायक कहानी, सैमली, जहां से एक ऐसी कहानी उजली, ना कि जो शारीरिक और मानसिक थी, लेकिन साथ ही स्वादिष्ट भी। यह कहानी है उत्साह की, और आज हमारे बीच उपस्थित हैं डायरेक्टर ऑफ उत्साह, राजेंद्र धनोतिया जी। सर, आपका बहुत ज्यादा स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। यूथ ऑब्जर्वर आज के समय पे युवाओं के लिए खास प्रेरणादायक कहानियों को साझा कर रहा है, और इसी बीच हम आपके साथ जुड़े हैं, और कई सारे सवाल हैं मेरे भी दिमाग में एक युवा होने के उस पर, कि आखिर जो आपका सफर था, उत्साह का सफर कैसे शुरू हुआ? जी नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैडम, मेरे जो गांव है वो शामगढ़ एक कस्बा है, मध्य प्रदेश का आखिरी गांव है। तो राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच मेरा गांव है, सिमली करके, मैं वहीं से आता हूँ जी। तो मेरी जो शुरुआत में शिक्षा 5वीं तक, मेरा पास में गांव है मेलखेड़ा करके, मैंने पढ़ाई वहाँ तक करी 5वीं तक। फिर उसके बाद मेरा सिलेक्शन हुआ नवोदय स्कूल में। तो मैंने 10th तक मैंने रामपुरा नवोदय से पढ़ाई किया। 11th 12th मैंने मुल्तान नवोदय धार डिस्ट्रिक्ट में वहाँ से किया। तो जो आज मेरा जो भी अचीवमेंट है उसमें मेरा दोस्तों, परिवार, रिश्तेदार के अलावा जो सबसे मेन क्रूशियल रोल जो प्ले करता हूँ, मेरा नवोदय स्कूल है। जी। मैंने पूरी पढ़ाई वहीं से की 12th तक, और 12th टॉप करने के बाद फिर मैं इंदौर में आया था 2001 में। 2001 में आने के बाद मेरे मन में शुरू से था कि अब मुझे खुद का व्यापार करना है। जी। मुझे नौकरी लेने वाला नहीं देने वाला बनना है, ये मेरे डे फर्स्ट से मेरा थॉट प्रोसेस था मेरा। फिर अब मैडम, जैसे शहर भी मेरे नया था, पहली बार मैं इंदौर आया था। अब मेरे पास इतने पैसे भी नहीं कि मैं बिजनेस कर पाऊँ, ज्योग्राफिकल नॉलेज भी नहीं था, पहली बार शहर में आया था जैसे। जी। तो मैंने सबसे पहले अपने जॉब की तलाश सर्च करी कि मुझे कहीं जॉब मिल जाए ताकि मैं लर्न कर सकूँ। ऐसे करते करते मैंने मेरे को 6 महीने बाद एक जॉब मिला, रेलवे स्टेशन के बाहर एक एसटीडी पीसीओ था, वहाँ मेरे को एक जॉब मिला। तो जॉब में था कि मैंने वहाँ का जो साफ सफाई के काम से लेके, उनका बिल कलेक्शन के काम से लेके, जो भी काम था एसटीडी पीसीओ पे मुझे करना होता था, और मेरी सैलरी थी 1200 रुपये। तो बीइंग ए 12th टॉपर फ्रॉम नवोदय स्कूल, आई एक्सेप्ट दैट वर्क जस्ट बिकॉज ऑफ नॉलेज। कि लाइफ में मैडम जो ज्ञान ज़्यादा महत्वपूर्ण है बजाय पैसे की, क्योंकि अपने को ज्ञान चाहिए, अपने को इन्फॉर्मेशन अपने को चाहिए। तो ऐसा करके मैंने अपना काम चालू किया। तो जब मैंने 6-8 महीने बाद पूरा काम किया, समझ गया, मैंने पूरी चीज़ को समझ गया, फिर धीरे धीरे मैं काम करता गया। और 1.5 साल बाद मैंने जिस बिजनेस में मैं जॉब करता था उसी को फिर मैंने हमारे जो सेठ जी से निवेदन करके कि सर जी आप यहाँ टोटल कितना पैसा कमाते हो, फिर से उन्होंने बोला इतना हम कमाते हैं, हमने उससे ज़्यादा का उनको ऑफर देके, उन्हीं का नाम, उन्हीं का सब काम था, बस मेरा वो मतलब मैनेजमेंट मेरा था, मतलब वहाँ पे। फिर मैं जल्दी दुकान खोलता था, लेट तक करता था। ऐसे करते करते मैडम फिर मैं आगे बढ़ता गया। फिर उसके बाद मैंने बाद में कुछ जब रिचार्ज का काम किया, सिम का काम किया, फिर अच्छा जब पैसा कमाया मैंने, तो पास में फिर एक ट्रांसपोर्ट था, उसको मैंने रेंट पे लिया। रेंट पे लेने के बाद मैंने फिर वहाँ पे, अब उधर एक ट्रांसपोर्ट था जैसे, तो मैंने वहाँ पे थोड़ा सा काम चालू किया अपना, चाय का, नाश्ते का, धीरे करके। फिर बाद में मैंने, जब वो 1 साल बाद वो मेरा जो बाजू वाला दुकान है वो ब्रेक इवन पे हो गया था विद इन 1 ईयर, तब मैंने 56 लोगों को रोजगार दे चुका था मैं। तब फिर मैंने मैडम अपने विजन बोर्ड में लिखा था, आई एम अर्निंग 2000 पर डे फ्रॉम माई दिस बिजनेस। तो मैडम तब मैं ब्रेक इवन पे था। फिर मेरे को बहुत स्पीड से जनरल टिकट, रेलवे टिकट का आइडिया आया। फिर मैंने गवर्नमेंट से, रेलवे से वो मैं टिकट का काउंटर लिया। फिर मैं जनरल टिकट बेचने लगा। फिर करते करते रिजर्वेशन टिकट भी बेचा, बस का टिकट बेचा। फिर मेरा अच्छा प्रॉफिट होने लगा, और फिर जो मेरी कमाई हो महीने की चली गई थी 2.5 से 3 लाख रुपए पर मंथ, जब मैं बाजू वाला टिकट का काम किया। लेकिन मेरे को कहीं ना कैसे लग रहा था कि यार पैसा तो मैं कमा रहा हूँ, लेकिन मेरे को सेल्फ सेटिस्फेक्शन या ऐसा मतलब फील गुड नहीं हो रहा था कुल मिला के। फिर मैंने क्या करा, मैं मैडम चला गया हरिद्वार, बाबा रामदेव जी के पास गया।
मैंने पूरा योगा का कोर्स किया। एक महीने जब उनका कन्फर्म में उनका था, तब मैंने पूरा उनसे योगा का कोर्स सीखा, पूरा बॉडी का फिजियोलॉजी समझा, एक एक प्राणायाम का फिजियोलॉजी समझ के आया मैं उनसे। फिर मैं लोगों को योगा सिखाने लगा मेरे हिसाब से। तब मैं जब जाने से पहले मैंने क्या किया था कि जो काम का मैंने मैंने किया डिसेंट्रलाइजेशन और पावर का करा सेंट्रलाइजेशन। जो मेरे जितने भी बिजनेस मेरा रन होता था, अच्छे टिकट वाला, चाय वाला, नाश्ते वाला, खाने वाला, इनको अलग अलग लोगों को मैंने उनका पूरा हैंड ओवर कर दिया। जैसे सपोज कोई जैसे लड़का चाय बनाता है, तो हमने उससे पूछा भाई टोटल अर्निंग कितनी पर डे अपनी। उन्होंने बोला 1000 रुपीज पर डे है। हमने बोला आपकी सैलरी कितनी है पर डे। उन्होंने बोला हमारी सैलरी मान लो 300 रुपये पर डे। हम्म। उस जमाने में 2007-8 के। तो जब मैडम अब हम मान लो 300 सैलरी दे रहे हैं उस बिजनेस से और 1000 रुपये हम कमा रहे हैं, टोटल मेरा अर्निंग 700 हो गया। मैंने बोला एक काम करो, आप मेरे को 500 रुपये दीजिए एंड नाउ यू ओन दिस बिजनेस। ये बिजनेस अब आपका है, इसको आप आगे इसको लेके जाइए। तो बाकी क्वालिटी कंट्रोल मैं चेक करूंगा। ऐसा करके मैंने अलग अलग मेरा डिपार्टमेंट थे, मैंने उनको सबको ऐसे सौंप दिया। तो पावर का सेंट्रलाइजेशन कर दिया, काम का डिसेंट्रलाइजेशन मैंने कर दिया था। और फिर मैं हरिद्वार एक महीने पूरा सीख के आया। जब मैंने मेरा काम धीरे अच्छा चल रहा, मैंने एक टिकट काउंटर से मैंने 4 जनरल टिकट काउंटर तक कर दिए थे। फिर एक वक्त ऐसा आया मैडम कि मैंने पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा टिकट बेचे। मैंने 2014 में 9.5 करोड़ के टिकट बेचे, जनरल टिकट। मेरे को अवार्ड भी मिला रेलवे से। तो ये सब काम मेरा इसमें चल रहा था। मतलब मैं आराम से अपना डेली लाइफ, जल्दी उठता था, जल्दी सोता था, लोगों को योगा सिखाता था, सब कुछ, और अपना बिजनेस भी चल रहा था। ये सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन फिर मैडम एक सडन ऐसा लाइफ में वापस एक ऐसा आया झटका, क्योंकि जब आप काम करते हो मैडम, तो आपको ऑब्स्ट्रक्शन लाइफ में आते ही आते हैं, अप्स एंड डाउन सब। तो लाइफ का चलता रहता है। मेन बात है कि उसको ओवरकम करना सबसे बड़ी बात है। अगर आपने ओवरकम कर लिया, वही मेन बात है। तो मैडम ऐसा समय आया कि जो दोनों दुकान थी, दोनों रेंट की थी मेरी। तो एक ऐसा वक्त आया मैडम कि मेरे को दोनों दुकान मेरे हाथ से चली गई, मतलब दोनों मेरे को खाली करना पड़ी मेरे को। फिर मैंने सोचा यार मैं कहीं भी काम करता हूँ किराए की जगह लेके, फिर मेरे को जाना पड़ता है। फिर मैंने अपना खुद का जगह लिया 2018 में, स्कीम नंबर 78 में, जिसको आज उत्साह चौराहे के नाम से जानते हैं लोग। तो मैडम मैंने वहाँ पे एक प्लॉट खरीदा 2.5 करोड़ रुपए में। जी। 1 करोड़ का लोन लिया, 1 करोड़ की सिर्फ व्यवस्था करके, मतलब मैंने वहाँ पे एक अपना प्लॉट लिया। अब वो प्लॉट लेने के बाद मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या करना है, कौन सा बिजनेस। तो आप कोई भी बिजनेस करते हो तो सबसे पहले आपको ये है कि आपका वहाँ पे किसी भी चीज़ का मतलब डिमांड कितना है, सप्लाई कितना है, वो गैप कहाँ पे है। तो वो वही सर्च करने के लिए मैंने अपना खुद चाय का अपना काम चालू किया। मैं चाय बनाता था। फिर चाय से मैंने फिर अच्छी चाय बनने लगी, तो समोसे कचौरी की डिमांड हुई, पोहे की डिमांड हुई। तो फिर धीरे करके मैंने पूरा वो सेटअप करा। फिर मैंने अपना टीन का शेड बनाया वहाँ पे। फिर साल भर मैंने उसी जगह से 2.5 से 3 लाख रुपए की इनकम जनरेट करी। फिर मैंने एक जगह सामने किराए से लिया, इस पे लोन लिया बिल्डिंग पे। ऐसे करते करते मैडम फिर मैंने अभी आज की तारीख में मेरे पास शहर में 5 आउटलेट है। मैं नमकीन का, मिठाई का, बेकरी का खुद का मेरा मैन्युफैक्चरिंग है। 284 मेरे टीममेट्स मेरे साथ में है। तो ये कहानी है मैडम। अच्छा, सर, जैसे आपने बोला नॉलेज इज किंग, और नॉलेज इज किंग कई सालों से एक बात हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो कहते हुए आ रहे हैं। लेकिन जब आज के युवा से हम बात करते हैं तो उन्हें लगता है कि पैसा ज्यादा महत्व रखता है। तो आप उन युवाओं के लिए क्या कहना चाहते हैं जिन्हें नॉलेज से ज्यादा पैसों के पीछे जो अब छोटी सी ही उम्र से भागने लगते हैं, तो आप उनसे क्या कहना चाहते हैं? देखिए मैडम, मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो पैसा या जो भी है ना, ये सब जो भी समृद्धि, पैसा, जी। ये सब बाय प्रोडक्ट है। मेन इथिकल, जैसे आप नौकरी कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, जो भी आप काम करो, अगर आप इथिकली काम सही कर रहे हो, तो आप जो आत्मा है ना, वो भी आपकी खुश रहेगी। और आपको ये तो सब मतलब पैसा, ये धन दौलत, ये तो सब बाय प्रोडक्ट है। ये तो नश्वर है, ये आता आता रहता है, इसका उतना इम्पैक्ट नहीं। लेकिन अगर आप अपना कर्म सही कर रहे हो, आप नौकरी कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, अगर आपने ईमानदारी से इथिकली अपना काम किया है, तो आपको सेटिस्फेक्शन उसी से मिलेगा। तो यूथ को मेरा यही संदेश है कि जो जिसे जितनी मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, जैसे कार हो गया, बंगला हो गया, जो भी चीजें हैं मटेरियलिस्टिक, ये कभी आपको स्थायी खुशी नहीं दे सकते। जी। स्थायी खुशी के लिए आपको इथिकली कर्म ही करना पड़ेगा। अगर आपने इथिकली, जैसे मान लो मैंने कोई बेईमानी करके कोई पैसा कमाया, मान लो, जी। ठीक है, मैंने गलत काम करके पैसा कमा लिया, किसी को नहीं पता चला, मेरे को तो मेरा आत्मा तो पता है, उससे तो मैं हाइड नहीं कर सकता। तो मुझे कभी भी सुकून या सेटिस्फेक्शन कभी नहीं मिल सकता। लेकिन अगर वो जो ईमानदारी का जो मेहनत का रास्ता है, थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। शुरुआत में चलने में बहुत मुसीबत आती है, सब काम है, लेकिन एक वक्त के बाद आपको इतना सुकून मिलता है। और जो गलत तरीके से उपार्जन किया हुआ धन, या गलत तरीके से
इलीगल तरीके से, किसी भी तरीके से जो गलत काम से जो कोई भी काम अपन करते हैं, तो वो शॉर्ट टर्म में आपके लिए सही रहेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको वो कतई उसका ये नहीं मिलेगा। जी। जैसे सर आपने ये बताया कि शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं, ये लॉन्ग टर्म नहीं होता है। लेकिन एक चीज़ आजकल सामने आ रही है कि 15 साल के युवा होते हैं, 16 साल के युवा, उनके अंदर एक उत्तेजना रहती है कि वो लगातार उन्हें स्टार्टअप्स करने हैं, उन्हें बिज़नेस खोलना है। और कई आपने एग्ज़ाम्पल भी हो सकता है देखे हों कि 16 साल, 17 साल के बच्चे, तो क्या बिज़नेस करने के लिए कोई ऐसा एज मैटर करती है? देखिए मैडम, बिजनेस करना बढ़िया है, सबसे बढ़िया बिजनेस करना, कोई दिक्कत नहीं है। बिजनेस करना जो भी करना चाहते हो, मैं वही कह रहा हूँ, सबसे पहले उसका स्टडी कर लो। जैसे मान लो आपको स्टार्टअप खोलना हुँ, है, हुँ, हुँ। तो आप कोई भी कदम ऐसा ना उठाओ कि आपसे डिप्रेशन में आ जाओ। जी, बिल्कुल। जैसे मान लो सपोज आपके पास 1 लाख रुपए है, सपोज करो, हुँ, हुँ। तो आप पहले दिन 1 लाख रुपए मत लगाइए। पहले आप, जैसे मान लो आपको किसी भी इंडस्ट्री में जाना, सपोज करो आपको फूड इंडस्ट्री में कोई स्टार्टअप खोलना है, हुँ, तो मेरे हिसाब से आप क्या करो कि भले ही 6 महीना, भले ही 4 महीना, भले ही 1 महीना, आप वहां पे जॉब करके देख लो। हुँ, फूड इंडस्ट्री जिस फील्ड में आपको जाना है, आईटी फील्ड में वहां कहीं जॉब कर लो, ताकि आपको जो डिफिकल्टीज आने फेस करने वाले हो, आप बीइंग ए डायरेक्टर ऑफ कंपनी, आप हुँ। जो फेस करने वाले हो, आपको 1 डेढ़ 2 महीने में पूरी चीज आपको पता चल जाएगी। तो नौकरी करने से कि जो आपका जो पैसा है वो आपका सेफ रहेगा। बस ये है कि नौकरी में मान लो आपको पैसा ना भी मिले, मान लो, हुँ, लेकिन आपके पास नॉलेज मिल जाएगा आपको, तो आप बेहतर तरीके से आगे बढ़ पाओगे। जैसे मान लो आपने दुकान खोली, बहुत सारे युवा क्या करते हैं, जैसे बोलो रेस्टोरेंट खोल दिया भैया, अब रेस्टोरेंट खोलने के बाद जो पैसा सब लगा दिया, अब मान लो डे फर्स्ट से तो ब्रेक इवन आता नहीं किसी भी जी, बिजनेस बिल्कुल। में। तो जब ब्रेक इवन डे फर्स्ट से आता है, फिर युवा डिप्रेशन में चले जाते हैं। जी। फिर वो उनका बाद वो लोन ले गया, फिर वो फिर बाद में गलत रास्ते पे चले जाते हैं। हुँ, तो मैं हुँ। वही कह रहा हूँ, आप इतना देखो, लाइफ इज ए जर्नी नॉट ए डेस्टिनेशन। जी, बिल्कुल। तो आराम से चलिए, कोई दिक्कत जल्दबाजी नहीं है, आराम से चलिए, इथिकली चलिए। ये मेरा कहने का मतलब, कोई ऐसे जरूरी नहीं कि आप पहुंच के भाई वहां, फिर उसके बाद पहुंच के चलना ही नहीं है। जैसे मान लो कोई आपका गोल है कि भाई मेरे को इतना बड़ी कंपनी बन गई है, जी। अब मैं आगे चलना ही नहीं है, वहीं बैठे रहना, ऐसा नहीं है। लाइफ इज अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन। तो आप आराम से चलिए, इथिकली चलिए, तो आप सुकून से अपने जगह पे पहुंच जाएंगे। ये है। तो ये युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है दैट लाइफ इज अ जर्नी नॉट डेस्टिनेशन। और ये बात 300 करोड़ के जो मालिक हैं वो यह बात कह रहे हैं। सर जैसे आपने युवाओं के लिए एक बहुत ही प्रेरणादायक यह बात कही, लेकिन मेरा एक ये भी सवाल है कि जो युवा आज के समय पे, मतलब एक आपने माइंड मनी का बोला कि मनी सेफ कैसे की जाए, तो एक मनी मैनेजमेंट भी बहुत बड़ी चीज मानी जा रही है, क्योंकि बहुत जल्दी लोग गैम्बलिंग में फंस जाते हैं, बहुत जल्दी बच्चे पोकर्स खेलने लगते हैं, और बहुत सारी चीजें जो हैं। मनी मैनेजमेंट को लेके आप युवाओं से क्या बोल देंगे? देखिए मैडम, मेरा एक ही संदेश है कि मैं बता दूं, सभी प्रॉब्लम का एक समाधान बताता हूँ मैं शॉर्ट में। जितनी भी प्रॉब्लम्स है, फिजिकली, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल, जो प्रॉब्लम है, सबका एक समाधान मैं बता देता हूँ। जो आदमी सूर्योदय से पहले उठ जाता है, जो इंसान सूर्योदय से पहले उठ जाएगा और जल्दी सो जाता है, 80% लाइफ की प्रॉब्लम उसकी सोल्व हो जाती है। क्योंकि अगर आप प्रकृति की, देखो आपका शरीर बना है 5 तत्वों से, हम्म। प्रकृति के हिसाब से बना, अगर आप प्रकृति के हिसाब से चलोगे तो आपको दिक्कत आएगी नहीं। जब आप सुबह उठते हो तो आपको फ्रेश एयर में जितना बॉडी के अंदर आपका ऑक्सीजन जाएगा, आपका ब्रेन का एक एक सेल का प्रॉपर विकास होगा, आपका थॉट प्रोसेस अच्छा रहेगा, आपके विचार भले खुले रहेंगे, स्वच्छ रहेंगे, आप अच्छे बिल्कुल। चीजों में चले जाओगे। लेकिन मान लो आप सूर्य देख लेट उठते हो आदमी, तो फिर बाद में उसको डलनेस आता है, उसके अंदर फिर वो सारी समस्याएं एक के बाद एक घेरती रहती है। तो आजकल जो युवा जैसे गेमलिंग में फंस जाता है, तो जब तक आप जैसे अपना संस्कृति को, अपने देश की जो ग्रंथ है जैसे रामायण वगैरह है, जैसे, तो मैं कह रहा हूँ कि कम से कम हर पेरेंट्स को अपने बच्चों को, जो भी जो, क्योंकि जो बच्चा जब ग्रो करता है ना मैडम, तो उसका जो ब्रेन है 100% डेवलप नहीं होता है। वो स्टेप बाय, जैसे अपना सॉफ्टवेयर, अपन लैपटॉप में सॉफ्टवेयर का जब डाउनलोड करते हैं, जैसे जो भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर दिया आपने, जो भी एप्लीकेशन आपने डाउनलोड कर दी, फिर आप जब एप्लीकेशन खोलते हो वही दिखता है। ऐसे ही बच्चे का जो ब्रेन है वो बिल्कुल मिट्टी जैसा रहता है, कच्ची मिट्टी जैसा। अब कौन से सीड आपको बोना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जी। इनिशियल लेवल पड़ता है माँ बाप का, हम्म। उसके बाद टीचर्स का भी रोल रहता है। अब चूंकि आज शिक्षा का आजकल जो हो गया, बाजारीकरण हो गया पूरा। बिल्कुल। पहले जैसे गुरुकुल पद्धति थी, तो बच्चे को गुरुकुल में जब पढ़ाया जाता था, तो सुबह जैसे जल्दी उठना, पेड़ पौधों को, जैसे कोई प्रकृति का हिस्सा है, पेड़ पौधों को पानी देना, तो ये प्रकृति की रक्षा करना, और जो सारे जो काम थे जैसे पूरे, तो प्रकृति के हिसाब से चलते थे मैम। जी। अब आज की तारीख में सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया, लोग तो रात को 12-1 बजे तक सो रहे हैं। बिल्कुल। तो कैसे तो आदमी युवा स्वस्थ रहेगा? जब तक आप फिजिकली और मेंटली फिटनेस आपका रहेगा नहीं, तो आप गलत काम में उलझते जाओगे। सर जैसे ये आपने बात कही सुबह उठने वाली, डिसिप्लिन वाली,
तो इसमें एक बात ये भी है कि जो युवा हैं वो डिस्ट्रक्टिव तो बहुत ज्यादा है ही इन सब चीजों को लेके, लेकिन साथ ही वो एक स्टडी निकली थी जहाँ पे उसमें ये पता चला था कि जेंजी जो होते हैं, जो अभी की जनरेशन है, उसे फ्री होना बहुत पसंद है, कोई कंट्रोलिंग उसे ज्यादा पसंद नहीं है। वो जितना भी ज्यादा चाहे तो वो बनी बनना चाहता है, मतलब उसे भागना है, दौड़ना है, हर चीज पाना है, और एक डिसिप्लिन और सेम रूटीन में नहीं रहना चाहता है। और आप कई सालों से सिर्फ एक प्रोसेस को अपनी जिंदगी में ढाले हुए हैं, तो वो कैसे मुमकिन है? देखिए मैडम, ये तो अपन जैसे इंसान है मान लो, ठीक है। अपन ने पहले जैसे मान लो अपने जो पूर्वज थे जैसे मान लो, तो धीरे धीरे चेंज होता रहता है। लेकिन जो प्रकृति है, मेरी बात सुनो, इथिक्स कभी नहीं बदल सकता। बिल्कुल। इथिक्स जो सत्य है, जैसे ये सार्वभौमिक सत्य है कि सन अपने पूर्व से उगता है, ठीक है। और सूरज भगवान हमेशा उगता है। ठंड हो गई, बादल गिर गए, बात अलग है, लेकिन वो अपने कभी अपने इथिक तो छोड़ता नहीं है वो, कि छोड़ता कभी। हम्म। सूर्य भगवान आते आता डेली, हो तो बिल्कुल। चलो कभी बादल के कारण आपको नहीं दिखाई देता, वो बात अलग है। लेकिन तो जब तक मैं कह रहा हूँ, आप ऐसे चीजों से कि भाई जेनजी है, ये है, वो है, लेकिन भैया अपने एथिक्स तो पकड़ के रखो कि भाई बिल्कुल। अपने को जल्दी उठना, मतलब उठना ही है अपने को। तो आप अच्छे विचार आपके ब्रेन में आएंगे, अच्छे थॉट्स। अब आज की युवा का मैं उलझ के मैं बताता हूँ आपको। आज के युवा उलझ गए सोशल मीडिया में पूरा। बिल्कुल। इंस्टाग्राम में उलझ गए, वो अपना क्या हम्म। कहते हैं, इंस्टाग्राम के बाद वो फेसबुक हो गया, फेसबुक। फिर अपना क्या हो गया करो, यूट्यूब हो गया। यूट्यूब हो गया, हाँ। और जो भी चैनल में उलझ जी गया। बिल्कुल। अब क्या रहता है, जैसे मान लो, अब इंस्टाग्राम में बताता हूँ आपको, व्हाट्सएप है जैसे। अब व्हाट्सएप में मान लो कोई जुड़ते हैं, 200-250 लोग जुड़ गए, हम्म। सबका थॉट प्रोसेस अलग अलग है। तो ज्ञान आता है मैडम, देखो ज्ञान काय काय से आता है बताता हूँ। एक तो जो आप चीज सुनते हो कान से, हम्म। ठीक है। आप या तो कोई टीवी देख से सुन रहे हो, एक तो देखने से आता है, जैसे मतलब टीवी देख रहे हो, आप कोई दृश्य देखते हो सामने से, तो वो जो भी आपके ब्रेन में जा रहा है थ्रू आइज, थ्रू ईयर्स, जो आप सुनते हो, ठीक है। और जो आप खाते हो, जैसे आहार जिसको बोलते हैं अपन, अब ये आपका कितना सही है वो सब डिपेंड करता है। तो हम मैं चाहता हूँ कि हर पेरेंट्स की जवाबदारी कि उनको आहार, ये भी एक आहार है, जैसे आप आंखों से देखते हो, जी। ये भी एक आहार है, कानों से सुनते हो, ये भी एक आहार है। तो अब पेरेंट्स की ये भी जवाबदारी है कि यार बच्चों को जैसे सही आहार उनके अंदर चले जाए, जिससे उनको सही, जैसे मान लो सपोज करो, मान लो हर, जैसे कंप्यूटर है, सॉफ्टवेयर, कोई भी चीज है, जैसे मान लो सबके अंदर प्रोसेसर है। तो प्रोसेसर क्या प्रोसेस करता है, जो डेटा उसको इनपुट, हम्म। जो डेटा उसके पास है उसी के हाँ बिहाफ पे बिल्कुल। वो करेगा। जैसे हाँ। मान लो कोई, मैं बता दूं देसी भाषा में बता देता हूँ, जैसे कोई तेल निकालने की मशीन है, आप उसमें मान लो सरसों के बीज डालो तो सरसों का तेल निकलेगा, मूंगफली के दाने डालो तो मूंगफली का हम्म। तेल निकलेगा। सही हम्म। गलत है? जो बोया वही पाया। हाँ, मतलब जो आप डालोगे, जो जी। जो मतलब डेटा का आप, तो ऐसे ही बच्चों के ब्रेन में जो आप इनपुट डालते हो, इनपुट कैसे डालते हैं मैं बताया आपको, कि एक तो देखने से, एक सुनने से। तो जिसे मैं बताता हूँ आपको, जैसे कि जब मैं छोटा बच्चा था, जिसे शायद आपके साथ भी हुआ होगा, जैसे, तो जिसे अधिकतर युवाओं के साथ भी ऐसा हुआ, जो इससे जो पहले पीढ़ी है, जैसे मान लो हम जब सोते थे तो हमारे जो पिताजी जैसे हमको हीलिंग करते थे। हील कैसे करते थे, घर में सोते थे अपन, तो अपने को जैसे पीठ थपथपाते थे वो, तो अपने को अच्छे थॉट्स बोलते थे वो, कि यार मेरा बेटा बहुत समझदार है, मेरा बेटा बहुत मेहनती है, मेरा बेटा बहुत मेहनती। तो वो अनकॉन्शियस माइंड में थॉट आपके ब्रेन में चले आते थे, हम्म। भले उनको ना पता कि मैं क्या कर रहा हूँ। मेरे पिताजी को भी उनके पिताजी से ये शिक्षा मिली हो, मतलब जैसे, तो पुराने लोगों में सब चीजें थी, मतलब कि वो बच्चों को अपने थॉट्स का ट्रांसप्लांट करते थे, गुड थॉट्स का ट्रांसप्लांट। तो वो थॉट्स आपके ब्रेन में चले गए, आपने सुनने से चले हम्म। गए। आपने मान लो रामायण देखी जैसे, तो आप राम का चरित्र देखोगे। जी। अब आप मान लो कार्टून देखोगे, मेरी बात सुनो, तो आजकल देखा बहुत सारे बच्चे तो कार्टून जैसे बोलने लगे हैं। हम्म। क्योंकि वो, देखो बच्चे की गलती इसमें कोई भी नहीं है, क्योंकि बच्चा तो बच्चा है, वो तो मिट्टी से, कच्ची मिट्टी से बना है। वो पेरेंट्स की भी जवाब, अब पेरेंट्स अपने काम से छुड़ाने के लिए बच्चे को मोबाइल दे दिया जैसे। जी। अब मोबाइल देने से क्या होगा, उसका पूरा ब्रेन चला गया मोबाइल के अंदर, वो खा रहा है। तो न तो प्रॉपर चेविंग कर रहा है, न तो स्लाइवा प्रॉपर मिक्स हो रहा है। तो बच्चों को इंडाइजेशन की प्रॉब्लम, जो भी, फिर जो अंदर जाने के बाद प्रॉपर न्यूट्रिशन का अब्जॉर्प्शन भी नहीं हो रहा है। तो बच्चा फिर कमजोर पैदा होता है, वो फिजिकली कमजोर हो गया, मेंटल पूरा उसकी ब्रेन के न्यूरॉन्स भी सक कर लिए किसने, कंप्यूटर, मोबाइल ने। पूरे जो न्यूरॉन्स का भी ग्रोथ होता नहीं है, तो उसकी सोचने समझने की क्षमता भी कम हो जाती है। तो ये सब बेसिक बेसिक, मतलब बहुत क्रूशियल और बेसिक बात है, जो पेरेंट्स को भी समझना चाहिए कि यार बच्चों को, अभी आज की तारीख में मैडम बच्चे मिट्टी के साथ खेलने वाले बहुत कम बच्चे हैं, बच्चे बिल्कुल। मिट्टी के साथ खेलते नहीं नहीं है। खेलते। जबकि अगर बच्चे मिट्टी के साथ खेलते हैं तो वो भले एक बार बीमार पड़ेगा, लेकिन उनका एक बार बीमार पड़ने के बाद उनका इम्यून सिस्टम उस बीमारी के अगेंस्ट खड़ा हो जाता है बॉडी के अंदर। जी। तो ये बात है मैंने, पुरानी पद्धति को जहाँ छोड़ा आपने, देश की संस्कृति को, पुरानी पद्धति को छोड़ा, और नए अगर आप पाश्चात्य की तरफ जाओगे, तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत आएगी। जैसे अभी बोलते हैं यार कि यार वो जिम करते करते गिर पड़ा, वो डांस हम्म। करते करते गिर पड़ा,
आजकल ये हेल्थ इश्यू बहुत आ रहे हैं। तो मैं वही कह रहा हूँ कि आदमी क्या करता है कि जैसे अब आदमी क्या हेल्थ पे ध्यान देता नहीं है, और हेल्थ पे ध्यान देने का ये मतलब हो कि आप प्रकृति के साथ रहो, मतलब मैं कह रहा हूँ अपना सभी 5 तत्वों से मिलकर बनाए, प्रकृति का भी अपना एक पार्ट है। तो जो सबसे बेस्ट तरीका है कि जो प्रकृति ने चीजें दी अपने को, जैसे मतलब कोई खेत में उगा, प्रकृति ने फल लगा अपने को, तो वो चीज अपने को ज्यादा से ज्यादा खाना है। अब जैसे बर्गर है, पिज्जा है, या नेसेसरी अपन खा रहे हैं जिनके कोई न्यूट्रिशन वैल्यू भी नहीं है, जी। तो बाद में वो खा खा के आदमी क्या तो उसका अब्जॉर्प्शन आते करेगी, क्या होगा मतलब। तो ये सबसे बड़ा क्रूशल है आज की तारीख में, एक बड़ा वो चैलेंज है मैम। सर जैसे ये आपने बात कही बर्गर वगैरह की, तो उत्साह भी एक रेस्टोरेंट है। ठीक है। तो उस रेस्टोरेंट में मतलब जो लोग आते होंगे खाने के लिए या कुछ भी, तो आप उनके लिए कोई ऐसी कोई लॉन्च रखते हैं, कोई स्कीम रखते हैं, या कैसे खाना बनाया जाता है, ये पूरी क्या प्रोसेस होती है वहाँ पे? देखिए मैडम, हमारा जो जितने भी किचन हमारे हैं, हमारे किचन के बाहर बोर्ड लगे हुए हैं, वी आर वेरी हैप्पी इफ यू विजिट अवर किचन। जी। बहुत सारी जगह आपने देखा, वो लिखा रहता है कि स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड टू प्रोहिबिटेड, या। इंटर द किचन विदाउट परमिशन। हमने उसका रिवर्ट लिखा हुआ है, क्योंकि हम जब भी प्रोसेसिंग करते हैं फूड का, हम सारे फूड इंग्रेडिएंट जो सबसे बेस्ट क्वालिटी के वो यूज करते हैं, बात नंबर 1। दूसरी बात क्या मैडम, देखो वो तो मेरा बिजनेस है, जैसे मान लो मैं हाँ, बिजनेस बिल्कुल। में हूँ, लेकिन देखो मेरा समाज के प्रति मेरा कर्तव्य है, मेरी जवाबदारी है, मेरा धर्म भी है, इथिकली और नैतिकता के आधार पे भी। तो मैं जो मेरे से जो बेस्ट बनता है, मैं सबको योगा भी सिखाता हूँ, सुबह योगा क्लास लेता हूँ फ्री ऑफ चार्ज। उसके अलावा मैं सबको सुबह सुबह हेल्दी जूस और स्प्राउट्स जो ओके। फ्री ऑफ चार्ज में प्रोवाइड करता हूँ। जैसे अभी ठंड है, जैसे अभी आंवले अवेलेबल है, तो आंवले का जूस हेल्दी रहता है, जो विटामिन सी जिसके अंदर रहता है, एंटी एजिंग का काम करता है। तो वो काम मैं करता हूँ। सर जैसे युवा जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टिव के साथ साथ, हम्म, मतलब आपने जैसे देखा होगा कि आपकी ही मैंने सुना है कि आपका जो रेस्टोरेंट है वही आसपास काफ़ी क्लबिंग एरिया है वो, तो आप करीब से जानते होंगे कि आज के समय पे किस डायरेक्शन में एक जो यूथ है वो बढ़ रहा है। तो आप उस पर क्या कहते हैं, क्या कहेंगे? और जब आपका जो सफ़र शुरू हुआ सबसे पहले, तो उस समय पे भी कई सारे डिस्ट्रैक्शन तो हुए ही होंगे, तो उन सब से बचा कैसे जाए? क्योंकि इंदौर में अभी के समय पे सबसे बड़ी दिक्कत ही डिस्ट्रैक्शन है, और कई सारी ऐसी गतिविधियां जो युवाओं को नहीं करना चाहिए, उसके बावजूद वे लगातार करते हैं। उन्हें रिग्रेट भी होता है, गिल्ट होता है, सब कुछ होता है, लेकिन वो शायद उस चीज में फंस जाते हैं। तो आपके सफर में इन सब चीजों से आपने कैसे बचाव रखा? देखिए मैं बताता हूँ, जैसे क्या रहता है कि जैसे मान लो जिसका कोई थॉट प्रोसेस अगर ब्रेन में एथिक्स है, मतलब पहले से, जैसे जो आदमी बोलता है मैं ड्रिंक नहीं करता हूँ, जैसे मान हम्म। लो या स्मोकिंग प्रोहिबिटेड में जी। करते हैं, मतलब उसके ब्रेन में जो बीज डले हैं, क्या ये चीज गलत है बचपन से। जैसे मान लो मैं बताऊं देसी भाषा में आपको, जो बाटी होता है ना, बाटी, जी। बाटी बाफला दाल हाँ, बाटी, हाँ, हाँ। दाल बाटी में जो मोन डलता है ना, मोन, मोन डालते हैं दाल हम्म। बाटी में, वो जब कच्ची रहती है तभी डलता है। हम्म। जब बाटी पक जाती है, जब सिक जाती है, हम्म। और तब आप सोचो उसमें मोन डाल दूं, तो नॉट पॉसिबल। बिल्कुल। ऐसे ही मतलब मैं कह रहा हूँ, जब बच्चे की उम्र छोटी रहती है ना, तभी उसको सारे, तब उसकी लर्निंग वाली एज रहती है, तब उसको सब चीज, तभी आप डाल लगातार दी उसको जाए। सिखाओगे भाई क्या सही क्या गलत है, तब अपने को सिखाना बच्चे को है मतलब। तो जैसे उसके अंदर इथिकल आपने सब चीजें डाल दी कि ये चीज सही है, ये चीज सही नहीं है, क्या सही क्या गलत, उसको सही चीजों में आप बता दो कि ये चीज सही है, सही है, ये सब डाल दोगे, तो फिर बच्चा गलत राह में जाएगा ही नहीं। सर ऐसा और लग। अब आज की तारीख में क्या रहता है कि जैसे एक तो एकल परिवार हो गए, जी। पहले के जॉइंट फैमिली था, आपको दादी समझा देती थी। आजकल जैसे वुमन भी वर्किंग हो गई, तो मदर अलग चले गई, पिताजी अलग जॉब पे चले गए, बिल्कुल। बच्चा आया के साथ में रहता है, जैसे मान लो हम्म। अब वो आया को मम्मी बोल देता है। अब आया कैसे वर्ड्स का इस्तेमाल करती है, कैसे बिहेव करती है, बच्चा वही फिर सीखता है, हम्म। या बच्ची टीवी से सीखता है। तो ये मैडम बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम आज की तारीख में है। बस इसका सोल्यूशन वही मैं बता रहा हूँ आपको कि सबसे पहले जवाबदारी पेरेंट्स की, हम्म। फिर उसके बाद स्कूल की भी जवाबदारी है कि कम से कम बच्चों को सही इथिकल दें। दूसरा जो आज की तारीख में एक और जो बड़ा एक सोशल मीडिया आ गया है, दूसरा फिर जो मूवी मेकर्स हैं, फिल्म मेकर्स, बिल्कुल। जो बड़े लोग हैं, ये भी कहीं ना कहीं बड़े अपराधी है एक तरह से, हम्म। क्योंकि वो पैसे के खातिर अपने जो मूवी बनाते हैं, पिक्चर बनाते हैं, लेकिन वो देखते नहीं कि युवा आपको फॉलो करता है। बिल्कुल। तो मैडम जैसे जो आजकल के जो हीरो हैं, जैसे मान लो अब वो विमल का जैसे विज्ञापन कर रहे हैं पैसे के लिए, लेकिन उनको भैया पैसे आप क्या करोगे, कितने पैसे चाहिए आदमी को मतलब, बिल्कुल। लेकिन वो हाँ, हाँ। अननेसेसरी वो बच्चों को, जैसे जिनके अंदर बेचारे नादान बच्चे रहते हैं, नादान पब्लिक है, अब उनको फॉलो करती है, फिर वो भी बड़े स्टाइल से विमल खाने लगते हैं। हम्म। तो शुरू शुरू में तो उनको नशा लगता है, हाँ, हम भी शाहरुख खान बन गए, हम भी हम्म। सलमान खान बन गए, लेकिन बाद में वो आदत उन पे भारी पड़ जाती है। फिर वो आदत मतलब ब्रेन बॉडी पे हावी हो जाता है, हम्म। फिर उसकी नीड उसको लगती है, वो एडिक्शन में फंस जाते हैं। हम्म। तो पहली बात तो जवाबदारी बड़े बड़े हीरो की, रोल मॉडल्स की भी है
क्या वो कम से कम ऐसा ना करे अपने पैसे के लिए। दूसरे फिल्म के डायरेक्टर्स हैं, जो फिल्म मेकर्स हैं, बहुत पुरानी प्रॉब्लम है, ये बहुत बड़ा इश्यू है, मतलब कोई आवाज उठाता नहीं, हर आदमी पैसे के पीछे भाग रहा है। अरे भैया पैसे, जैसे आप देखो लालू प्रसाद यादव मान लो, सीएम रह चुका है बिहार का, कितने हम्म पैसे पैसे की कमी है, हम्म। लेकिन अब क्या कर रहे हैं, जेल में सड़ रहे हैं। तो भैया गलत तो गलत है, आज तक कल देखो आपको कर्म का फल तो भोगना ही पड़ता है, बिल्कुल। आज तक कल, ये तो सत्य बात है। मतलब इसलिए जी। युवाओं को मेरा संदेश है कि ईमानदारी से कर्म करो, जरूरी नहीं आप तो कहीं पहुंचना है, पहुंचना कहीं भी नहीं, आप तो ईमानदारी से चलो, धीरे धीरे चलो, कोई दिक्कत नहीं, इथिकली चलो। जरूरी नहीं अपने को 1 लाख रुपए महीने का पैकेज हो, 10 लाख महीने का पैकेज हो, अपने को भले 12,000 15,000 मिले तो भी कोई दिक्कत नहीं, खर्चा कम से कम में भी चल सकता है। साहब की बातों से समझ आ रहा है कि आप हाँ, कितने ज्यादा ग्राउंड टू अर्थ हैं। हाँ, जो लेकिन क्या होता है कि थोड़ा सा पैसा आता है लोगों के पास हाँ, और वो बहुत बहुत ज्यादा उन्हें या तो अहंकार हो जाता है या फिर वो लोगों से ढंग से बात भी नहीं करते, और ये पैटर्न जो है वो इतना नॉर्मल हो गया है क्योंकि आजकल हर कोई सोशल मीडिया पर है। क्विक मनी एक बहुत बड़ी एक टर्म हो चुकी है जो हर कोई बनाना चाहता है। तो आपका क्या राज है कि जो आप इतना ग्राउंड टू रियलिटी मतलब ग्राउंड टू अर्थ रहते हैं? देखिए मैडम, पहली बात तो ये कि जैसे मेरा जो, जैसे मेरे पिताजी किसान है, खेती करते हैं गाँव जी। में, मैं वहीं से आता हूँ। और जब मैं गांव में था ना मैडम, जैसे तो मैं अपने हिसाब से जैसे गाय वाय भी चलाता था, जैसे मान लो 5वीं तक था मैं, फिर नवोदय स्कूल में चला गया। तो मैडम जब मैं नवोदय में चला गया था तो मैडम जैसे हमारी छुट्टी होती थी, मान लो छठी सातवीं में 2 महीने की छुट्टी हमको मिलती थी। तो जब छुट्टी मिलती थी तो हम क्या करते, जैसे मान लो खेत में जाते थे, किसान के लड़के थे, खेत में जाते थे मैडम। तो हमारे पिताजी हमको उस समय इंस्पिरेशनल कहानी सुनाते थे। मैं आपको थोड़ा बताता हूँ युवाओं को भी, जैसे जैसे मान लो एक लेडीज थी, गरीब थी बहुत, उसको खेत पे गई हो जैसे, तो उसको एक मक्की का दाना मिला, मकई का दाना। अब उसने क्या करा, उस मक्की के दाने को खेत में बो दिया, उसका अच्छा ध्यान रखा, खाद पानी दिया उसने। तो उससे मक्की का एक पूरा बन गया अपना पेड़, उसमें 2 भुट्टे लगे, और एक भुट्टे में 200 के आसपास दाने निकले और एक में 200 निकले, ऐसे टोटल उसने एक साल में 400 दाने कर लिए। हम्म फिर उसने अगले साल फिर 400 दाने को बोया, फिर उस 400 दानों को 400 मक्की के पेड़ लगे, फिर एक में एक भुट्टा, किसी में 2 भुट्टे लगे जैसे मान लो, तो उसमें हजारों उसके मक्की के दाने, फिर उसने अगली बार फिर लगाया, तो लाखों हो गए। तो ये ऐसी कहानी हमको पिताजी सुनाते थे, जैसे मान लो ऐसी बहुत सारी कहानी हमको सुनाते थे। अभी भी आपके जैसे जो पुराने ग्रैंड फादर या मदर्स रहती है, वो ना बच्चों को कहानी सुनाती है, कहानी सुनाते तो उसके अंदर कहीं ना कहीं नैतिकता, इथिकली, लाइफ में कैसे प्रॉब्लम आएगी उसको कैसे सोल्व करने की बेसिक बेसिक बातें हुआ करती थी पहले। अब जैसे इस कहानी का मैं बताता हूँ, सारांश क्या रहता है कि जैसे मान लो अब इसमें ये रहता है कि कितने भी आप गरीब हो, कितने भी आपके अंदर आप लेक वाले हो, कुछ भी हो, हम्म अगर आप यू आर ए हार्ड वर्कर और आप कंटिन्यूस एफर्ट्स करते हो एथिक के साथ में, तो यू कैन अचीव, यू कैन गो एनीवेयर, हम्म इनफाइनाइट आप कर सकते हो। मतलब जैसे लगातार आपको ये किसी, जैसे कोई भी, जैसे मान लो मेरा भी बिजनेस, जैसे मान लो मैंने डेवलप किया है, तो कोई जादू नहीं मेरे पास कि कोई बेईमानी वाला काम नहीं करा, तो मैंने सट्टे से पैसा कमा के खड़ा कर दिया मुझे हम्म उसको। हम्म, ये एक प्रोसेस है मैडम, वो आपको सुबह से लेकर रात तक करना पड़ती है। जी। जैसे मान लो मैं बताता हूँ आपको छोटे से उदाहरण के हिसाब से, जैसे मान लो ये कोई मकान अपना बनता है, तो अपन ने एक दिन 50 ईंट जमाई, जैसे मान लो 50 ईंट खड़ी कर दी आज, फिर अगले दिन 50, तो एक 50 दिखती है, लेकिन 10 दिन में कितने हो गए, 500, महीने में कितने हो गए, 1500 ईंट हो गई, 1500 ईंट में कमरा दिखता है जैसे। ऐसे ही ये डेली किसी भी सक्सेसफुल आदमी का आप पढ़ लो, या किसी भी इंसान का जो आगे गया, वो डेली प्रयास करता है, बिल्कुल। डेली अपने को प्रयास करना पड़ता है। तो ऐसे ही जैसे मेरे पिताजी मेरे को या कोई ऐसी कहानी सुनाते थे इथिकल वाली, तो मैं जब वहां से पढ़ के आता था, तो मेरा एक छोटा भाई और है, 2 भाई और हमारे छोटे जैसे, एक तो मेरे साथ इस बिजनेस में पार्टनर है, वो बहुत मेहनत करता है साथ में मेरे, और एक भाई और जो एक शॉप किराना चल की कंपनी है उसकी, तो वो भी नवोदय स्कूल से पास आउट है, मेरे से 2 साल जूनियर था। फिर गेट का एग्जाम में पूरे हिंदुस्तान में टॉप किया उसने, जी। प्रॉक्टर एंड गैम्बल में 3.5 साल काम भी किया, 30-32 लाख का पैकेज था। लेकिन उसका भी था कि मुझे देश की सेवा करना है, उसने वहां से रिजाइन मारा, 32 लाख का पैकेज, सिर्फ 5-6 घंटे जाना पड़ता था भाई, लेकिन उसने सोचा नहीं, मुझे कुछ अलग हटके करना है, मतलब वो वहां से रिजाइन मारा। एक शॉप किराना करके कंपनी उसने 2016 में चालू करी। फिर उसने मैडम धीरे धीरे करते करते 5-7 साल में 4200 लोगों को उसने रोजगार दिया, 4 स्टेट में अपना कारोबार उसने फैलाया। बाद में भी उसने मैडम उड़ान के साथ मर्जिंग किया है, उसने 1000 करोड़ में उसकी कंपनी को मर्जिंग किया है, टोटल वैल्यूएशन कंपनी की है 12,000 करोड़। जी। शॉप किराना आप सर्च करोगे तो आपको मिलेगा। तो मेरे कहने का मतलब, वो भी छोटा भाई है मेरा, वो भी गांव से आया है, हमने तो कभी शहर जैसे देखा ही नहीं था। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि आपको, अगर आपके अंदर एथिक्स है, अब जो आजकल की जो जनरेशन है, इनको तो आपको सबसे पहले टाइम लिमिट बांधना पड़े। सबसे बेस्ट मैं बता रहा हूँ युवाओं के लिए संदेश, सुबह आप जल्दी उठो, बस सबसे बढ़िया, जल्दी उठो जल्दी सो, 99 प्रॉब्लम आपकी सॉल्व। जी। वो अच्छी बुक्स पढ़िए,
बुक्स सबसे, अभी बजाय ये व्हाट्सअप व्हाट्सअप देखने, आपकी आंखें भी खराब, ब्रेन भी खराब, सबसे बढ़िया बुक्स आती है ना, जिसे वो जरूर पढ़ना चाहिए। सर जैसे हमने पाया था कि आप 12th में टॉपर रहे हैं, और जैसे आपने बताया कि गेट में आपके छोटे भाई जो है उसमें टॉप 2 में आए वो, तो देख सकते हैं कि आप एक अच्छे एजुकेशनल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। लेकिन इस पे एक जो टॉपर होना भी एक प्रेशर वाली बात होती है, रिस्क टेकिंग कहीं ना कहीं कम होती है, क्योंकि स्टेबल इनकम की ओर आप ज्यादा ध्यान रखते हैं। तो आपके अंदर ये रिस्क लेने की पावर कैसे आई? देखिए मैडम, हमारा कोई बैकग्राउंड एजुकेशन वाला तो नहीं रहा, पिताजी किसान ही थे हमारे, और मेरे जो भाई जो चाचा जी वो भी किसान ही है गाँव में। लेकिन मैडम मैं बता दो, टॉप बनने की कहानी भी इसका एक, मैं वाइका को जब मैं 7th क्लास में था मैडम में, और हमारे बाहर नवोदय स्कूल में थे, नवोदय हाँ, स्कूल में ऐसा रहता है मैडम कि आपका पूरा शहर के बाहर स्कूल बिल्कुल। रहता है, एक हाँ जिले में रहता है, जी। वो पूरी बाउंड्री रहती है नवोदय हम्म। स्कूल की। तो वहाँ टीचर ही भगवान के रूप में रहते हैं, हुँ, गुरु के रूप में रहते हैं टीचर्स वगैरह। वही वही अपने हाथ से कपड़े धोने पड़ते हैं, अपने हाथ से थाली हुँ, साफ करना हुँ। पड़ती है, अपना लाइन में लग के खाना लेना पड़ता जी। है, सब अपना सेल्फ मेड पूरा वहां से बनना पड़ता है। तो जब हम, मैं पिताजी का इकलौता लड़का हूँ, तो जब मैं 7th क्लास में था नवोदय स्कूल में, वहाँ पे मैडम छुट्टी मिलती थी, गर्मी में 2 महीने और ठंड में 1 महीने, बाकी आपकी होली होली से कुछ छुट्टी, वहाँ पे राखी हुई कुछ छुट्टी आपको नहीं मिलती थी। तो अब जब हम 7th क्लास में थे, तो एक बार हमारे बाहर से जैसे चेक करने आते हैं, एडीडीडी आते हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर, वो आते हैं, डिप्टी डायरेक्टर वगैरह। तो उन्होंने हम हमारी क्लास वाले, जब हम 7th पास करके 8th में गए मतलब तब, तो उन्होंने बोला कि भाई बच्चों आप आ जाओ, सब हम साहब आपसे बात करें। फिर उन्होंने पूछा कि भाई किसी को खाने में प्रॉब्लम तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है सर? अब मैडम जैसे क्लास में सब तरह के बच्चे रहते हैं, तो एक बच्चा था हंसी मजाक करने वाला, वो आगे बैठा हुआ था, उसने सर से प्रश्न पूछ लिया हंसी मजाक में, बोला सर यार हम अभी भी हमको जैसे साल भर हो गया, जैसे हम छठी में आए थे, छठी हमने निकाल ली, और सातवीं 2 साल हो गए, मतलब हमको छठी सातवीं 2 साल, फिर भी हमको पेरेंट्स की याद आती है, और हम याद में हम कंबल ओढ़ के रोते हैं। कंबल ओढ़ जी। के इसलिए रहते हैं, जैसे मान लो आप भी अलग गाँव से आए, मैं भी अलग गाँव से आया, ये भी अलग गाँव से आए। अब दिन भर अपन, चलो अपन दोस्ती हो गई, चलो ठीक है अपन साथ में खेलते हैं, जैसे मान लो सुबह स्पोर्ट्स करे तो अपन वो माँ बाप को भूल जाते हैं, खाने पीने साथ में खेल रहे तो अपने वो थोड़ा समय भूल, लेकिन जब भी सोने का टाइम आता, तो हम छोटे बच्चे थे उस हुँ, समय हुँ, जैसे, हुँ। तो फिर हम मदर की याद आती जैसे। अब बच्चे फिर जैसे अपन साथ में खेल रहे, लेकिन फिर आपको भी हमसे शर्म आती है, हमको भी आपसे, तो आप अपने कंबल ओढ़ के रोने लगते, हम भी अपने रोते थे जैसे। तो वो जो टीचर ने जवाब दिया था मैडम, वो सर ने, वो बिल्कुल मेरे को शरीर में पूरे मेरे को ना आग लगा दी थी उस जवाब ने, वो मैं आपको बता रहा हूँ, युवाओं को बता रहा हूँ मैं, जरूर मतलब वो है। उन्होंने बोला था कि योर पेरेंट्स आर क्राइंग मोर देन यू, जी। जस्ट बिकॉज ऑफ यू, नाउ इट्स योर टर्न। टू पे देम बैक। हाँ, बस इतनी ही बात उन्होंने बोली थी। फिर उन्होंने बोला कि भाई जब भी आप पढ़ाई करो, सबसे पहले किताब का पन्ना खोलने से पहले अपने पेरेंट्स का चेहरा किताब में लाओ, और उन्होंने कितने स्ट्रगल, कितने संघर्ष करके आपको पढ़ा रहे हैं, आप और आपके लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो, तो ये अब आपकी जवाबदारी है कि टू पे बेम देख, ऐसे मतलब है, तो पे बैक देम, ऐसा करके, जी। मतलब आपका जवाबदारी है ये करके। तो मैडम उसके बाद से फिर मैं सुबह जल्दी उठने लगा 4 बजे, जैसे 10th 12th वाले को वहाँ 4 बजे उठाते थे, बाकी हुँ, हुँ, क्लासेस को हुँ। पौने 5 बजे। तो मैडम फिर मैं क्या करता, जैसे किताब खोलता ना, मैं पेरेंट्स का चेहरा करता, तो मेरे पूरे शरीर में करंट सा फैलता था, और रोंगटे मेरे पूरे खड़े हो जाते थे। जी। और जब मैं पढ़ता था ना मैडम, तो पूरा ऐसा लगता कॉपी पेस्ट मेरा ब्रेन ने पूरा सक कर लेता, जो लिखा था ना पूरा ब्रेन मेरा सक कर लेता था पूरा। मैंने 11th 12th 11th क्लास में, 12th क्लास में कोई भी कॉपी नहीं बनाई थी, मतलब मैंने दोनों साल मैंने टॉप किया। हुँ, हुँ। दोनों साल मैंने स्पेशल परमिशन ली थी, हमारे प्रिंसिपल साहब थे सीआर पुनतांबेकर, मराठी थे, रिजल्ट ओरिएंटेड थे, तो मैंने स्पेशल परमिशन ली थी। मैं बैक बेंचर था, सबसे लास्ट में बैठता था, तो बस मैडम 2 घंटे पढ़ता था मैं, सुबह 4 से 6, बस बाकी मैं दिन भर नहीं पढ़ता था, ना कोई मैंने कॉपी बनाई। मेरा नाम अभी भी वहाँ 12th की टॉपर लिस्ट में, आप फोन करके पूछो, गूगल में नंबर निकाल के, नवोदय विद्यालय मुल्तान का मेरा नाम लिखा रहेगा। लेकिन मैडम मेरे को फिर जब मैं इंदौर में आया, तो मतलब ऐसा नहीं था कि मुझे आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, हाँ, हाँ, हाँ। या कोई मेरे सीए बनना है हाँ। कि सर, लेकिन मेरा था कि मुझे मतलब जॉब गिवर बनना है, मुझे तो रोजगार बिल्कुल। देने वाला बनना है। जी। तो रोजगार देने के लिए पहले मुझे तो सक्षम बनना पड़ेगा। जी, जी, जी। ऐसे में युवाओं को संदेश है कि भाई आप आईटी में जॉब दो, किसी में दो, लेकिन पहले खुद तो खुद बनो। काबिल बनो, मतलब काबिल हुँ। बनने के लिए अपने को थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा। और कोई भी चीज मान लो बिना स्ट्रगल कर तुमने हासिल कर ली, तो सस्टेनेबिलिटी गारंटी नहीं है। बिल्कुल। तो जो ये 300 करोड़ का बिज़नेस अभी आपने जो पाया है, तो इसके पीछे बहुत लंबा विज़न था, या फिर आपने ये सोचा कि लेट्स सी जैसी लाइफ़ जा रही है, मैं वैसे-वैसे काम करता जाऊँगा और जो मुझे फल मिलना होगा वो मिल जाएगा?
देखिए मैडम, ये पूरा ऐसा सिस्टम था कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले मैंने अपना काम चालू किया, तो डे फर्स्ट से तो इतना बड़ा विजन था, हाँ हाँ। इतना विजन था कि भाई मुझे रोजगार देने वाला बनना है। बस। जब मैं 2001 में इंदौर में आया था, कि मेरा था पहले दिन से कि मुझे अपना रोजगार देने वाला बनना है। जी। उसके लिए मैंने फिर सबसे पहले खुद काम किया, झाड़ू पोछा भी किया मैंने, सब जो भी काम था मैंने व्यवस्थित किया अपने हिसाब से। फिर धीरे धीरे मैं आगे बढ़ता गया, जिस हिसाब हम आगे बढ़ते गए, तो मैंने आपको क्या बोला कि लाइफ इज नॉट ए डेस्टिनेशन, इज जर्नी। तो जैसे आप आगे बढ़ते हो जैसे, जी। तो आपका विजन ब्रॉडर होता जाता है, आपके साथ अनुभव जुड़ता जाता है। जैसे जब मैं काम करता हूँ तो आदमी के साथ अनुभव जुड़ता जाता है, अनुभव आपका अच्छा रहेगा तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा आता रहेगा जी। आपका। तो फिर धीरे धीरे आपका नॉलेज, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाता है, तो फिर आपका जो विजन वो ब्रॉडर होता जाता है। कभी आपको ऐसा लगा कि अब मुझे गांव लौट जाना चाहिए इस पूरी जर्नी में? देखिए मैडम, गाँव लौटने का तो ऐसा है कि गाँव तो अपने दिल में है ही सर, हाँ। और गाँव से अच्छा तो कुछ है नहीं। लेकिन देखो जी। गाँव में रोजगार की कमी है जैसे मान लो, बिल्कुल। और वहाँ जैसे अब रोजगार की बहुत ज्यादा दिक्कत है, मतलब जैसे मान लो हम्म। गाँव में। और अब इसलिए चलो शहर में आ गए हैं, तो अब जहाँ भी अपन, और नवोदय ने, जो नवोदय स्कूल है मैडम, मेरे को ऐसा बना दिया नवोदय स्कूल ने कि आप मतलब मेरे को ब्राजील भेज दो, कनाडा भेज दो, किसी भी कंट्री में भेज दो, मैं हम्म। खुद का पेट भरने के साथ में कम से कम 500 लोगों का पेट भर सकता हूँ। बिल्कुल। ये जी। है मतलब। तो ये जो जर्नी रही ये काफी काफी मतलब ब्रिलियंट हमें सामने दिख रही है, बहुत इंस्पायरिंग है, बहुत प्रेरणादायक है। लेकिन हर एक जर्नी का एक डार्क पार्ट भी होता है, जो युवा मतलब हमें लगती है कि वो 4 दिन की चांदनी वाली चीज होती है, कि शुरुआत में लगता है सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, सब अच्छा है, लेकिन एक बैकड्रॉप होता है और कई बार जो जो हम एक गोल लेके चल रहे होते हैं वहां से भटक जाते हैं, क्योंकि वहां पे हमें एक स्टॉप मिल गया। तो वो ब्रेक जो आएगा उससे कैसे हम उठें और अपनी जर्नी को पूरा करें, ये वाली एक चीज है। ठीक है मैडम, इसमें ऐसा है देखो, आप देखो दिक्कत उसी को आती है, या ऑब्स्ट्रक्शन उसी के लाइफ में आता है जो काम करता है। हम्म। जो काम नहीं करता है, निठल्ला बैठा है, उसको तो कोई कुछ भी नहीं जी। आता है। ऑब्स्ट्रक्शन या बाधाएं उसी की जिंदगी में आती है जो काम करता है। अब जैसे मैं बताऊं आप लोगों को देसी भाषा में, हनुमान जी जब गए थे लंका, लंका हम्म। जब गए थे तो वो उड़ के गए, तो उनको बीच में ऑब्स्ट्रक्शन आए बहुत सारे। तो उन्होंने अपने बुद्धि से, अपने विवेक से, अपने साहस से, अपने धैर्य से उन सबको पार कर दिया। ऐसे हर आदमी के लाइफ में, चाहे कोई मैं हूँ, आप हो, कोई भी युवा है, तो भाई आप काम करो तो ऑब्स्ट्रक्शन तो आएंगे आएंगे, वो तो नेचर है, मतलब तभी तो आप उसको रिजोल्व करके आगे बढ़ोगे मतलब। जी। लेकिन वही मैं कह रहा हूँ, फिर अपने उससे जो अनुभव से, जो आपने अभी तक जो करते आए हैं, जितना रास्ता आपने पार किया, तो आपको अनुभव मिलता है। अनुभव और कॉन्फिडेंस तभी आता है जब आप अपने हाथ से आप काम करते हो, सेल्फ मेड जब रहता हो आप। हम्म। जैसे मान लो मैं वही कह रहा हूँ आपको, डायरेक्ट अगर आपने शॉर्ट कम में कोई काम कर दिया है, जी। जैसे हम बिल्डिंग जितनी ऊपर खड़ी करते हैं तो उतनी नींव नीचे खोदते हैं उसको। तो मैं हम्म। वही कह रहा हूँ कि पहले आप जमीनी लेवल पे आपको काम करना पड़ेगा। जी। जितना आप जमीनी ग्राउंड लेवल पे आप काम करोगे तो उतना आप मजबूत बनोगे, तो फिर आपको ऑब्स्ट्रक्शन, ये बहुत आसान है इसको ओवरकम करना। जैसे अभी जैसे ही बच्चों के हाथ में पैसा आता है तो पहले वो खर्च करने की, बच्चे क्या कोई भी हो बड़ा भी हो, तो उसे जैसे ही पैसा आता है वो पहले खर्च करने की सोचता है। लेकिन हमने ये सुना है कि आप कोई मतलब आपकी क्या विजन्स हैं कि खर्च को लेके और मनी मैनेजमेंट को लेके, और साथ ही आप किन्हीं बड़ी महंगी गाड़ियों में नहीं घूमते हैं। सुना है कि आप लोकल बसेस का उपयोग करते हैं, तो इसके पीछे क्या कारण है? देखिए मैडम, सबसे जो देखो, जो सबसे आज की तारीख में लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, जो भी दिक्कत आती है लोगों को, बहुत सारी दिक्कत, हम्म। कि कोई अपने को डिग्निटी मेंटेन करता है, भाई मेरे पास तो स्कॉर्पियो, कौन सी स्कॉर्पियो गाड़ी है, कि मेरे पास वो फलाना गाड़ी है, जैसे हम्म। मान लो। मैंने मेरी लाइफ को बिल्कुल जमीन से जोड़ के रखा है। अभी आप विश्वास नहीं करोगे, बिलीव नहीं करोगे कि भैया साथ में बैठे हुए हैं, मैं भी गाड़ी लेके आया हूँ मेरी एम्प्लॉय की, मोटरसाइकिल। जी। मेरे पास मोटरसाइकिल भी नहीं है, उनके लेके आए हूँ। मेरे साथ में गेस्ट जो आए हैं, मेरे गाँव के मेहमान हैं, वो आए हैं। अब वो रास्ते में मैंने पेट्रोल डलाया 70 रुपए का, वो भी उनके जेब से पैसे लिए मैंने, और उनको मैं अभी कंपनी से पे कराऊंगा 70 रुपए का साइन करके। तो मेरा कहना है मतलब, लाइफ को रखो सिंपल, ज्यादा लफड़े का मत रखो। जैसे आदमी गाड़ी ले लीजिए, ये सब मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, इनसे कभी खुशी नहीं मिलने वाली। भले मैंने बहुत बड़ा बंगला बना लिया, या आपने कभी देखा जिसके पास बड़ी गाड़ी है उसके पास टेंशन नहीं है? ऐसा होता है कि हम्म। जिसके पास बड़ा गाड़ी है, बड़ा बंगला है, उसको भैया वो ज्यादा तकलीफ में और टेंशन में कभी दिखेंगे आपको जैसे। हम्म। तो मैं कह रहा हूँ लाइफ को रखो बिल्कुल सिंपल, सिंपल रखो। क्योंकि देखो मैं बता रहा हूँ, खुशी जो मिलती है ना मैडम, खुशी मटेरियलिस्टिक चीजों से नहीं मिलती। हम्म। खुशी एक इमोशन है, और वो आपका आप अंदर से, दिल से आता है। जिसे मतलब वो कब आता है, जब आप इथिकली काम करते हो, आप भले किसी भी फील्ड में हो, आप अपने इस न्यूज वाले फील्ड में हो, किसी भी बिजनेस में हो, धंधे में हो, या नौकरी में हो, अगर आप अपना काम ईमानदारी से कर रहे हो, इथिक्स से कर रहे हो, सच्चाई से कर रहे हो, तो आप भले आपको तकलीफ आएगी,
लोग आपको टांग खींचने वाले मिलेंगे, सब तरह के मिलेंगे, लेकिन आपको जो खुशी है ना मैडम, सच्ची खुशी, क्योंकि वहीं से आएगी, आपको दिल से आएगी, वो इमोशन है, तो वहीं से आएगी खुशी मैडम। अ, तो इसलिए मैं अपना लाइफ सिंपल रखता हूँ। मैं वर्दी भी वही पहनता हूँ जो मेरी टीम पहनती है, हम एक गोल के लिए काम कर रहे हैं। हम्म। तो मतलब मेरे को ऐसा नहीं कर, मेरे को ये तो सब दिखावा का काम है मैडम, मैं तो अपना लाइफ सिंपल रखता जैसे हूँ। आपने वर्दी की बात की, तो हम्म, हर एक जगह आपको देखा जाता है, आप हम्म, उत्साह की इस टी शर्ट में ही हाँ मिलते हैं। हाँ। तो इसके पीछे क्या विजन है? देखो मैडम, मेरा जो लक्ष्य है, जो मैंने मेरी कंपनी बनाई, मेरे काम का नाम से हम्म सेमली फूड्स एंड बेवरेजेस प्राइवेट हम्म। लिमिटेड, मेरे काम का नाम है सेमली। तो मैडम मैंने जो सपना देख के रखा कि मैं 2045 तक हम्म। मेरी कंपनी को 1 लाख करोड़ की बनाऊंगा, बिल्कुल। 2 लाख लोगों को रोजगार देने का मेरा जी। लक्ष्य है, ठीक है। अब देखो मैडम, ये एक वर्दी नहीं, एक इमोशन है। ये मेरे एक इमोशन है जिसको मैं वियर करता हूँ। हम्म ये मेरे ब्रेन में, दिलो दिमाग में छाया हुआ है उत्साह, सेमली मेरा गांव का नाम। तो मैं चाहता हूँ मैडम, जिसे अगर मान लो मेरे दिल में ये नहीं है, मेरे इमोशन में नहीं है, और मान लो मैं कोट पैंट पहन के जाऊंगा, तो फिर मैं उसको कैसे पूरा करूँ? इसलिए कोई भी काम करो तो दिल से करो, मतलब जैसे आप, मैं फिर हम्म। बोल रहा हूँ, नौकरी करो, धंधा करो, कुछ भी हाँ, करो, दिल से करो। उसको दिल से करो, जी। जियो। मतलब आप उसको जैसे बटन मत, बटन जैसे मान लो मुझे आप बोलो ये बर्तन मारना है, तो मैं बर्तन भी बड़े दिल से मांजूंगा, मुझे उसमें मजा आएगा। मतलब मेरे जी। कहने का मतलब, कोई भी काम करो उसको बटन समझ के मत करो। और जो 1 लाख करोड़ के आपने बिजनेस की बात करी, जी मैडम। इसका क्या रोड मैप है, कैसे आप आगे ले जाएंगे इसे? देखिए मैडम, मेरा इनिशियल अभी जो प्लान है कि मैं विद इन 7 ईयर्स इंदौर में 100 आउटलेट का मेरा मोटा मोटी प्लान है। जी। तो मेरा अभी जैसे एक सेंट्रल किचन है जहाँ से मैं नमकीन मिठाई बेकरी का मैं प्रोडक्शन करता हूँ। ओके। अभी मैं थोड़ा और बड़ा जगह मैंने देख कर रखा है, तो मैं थोड़े दिन बाद विद इन 1 ईयर एक बड़ा और अपना प्रोडक्शन सेंटर बनाऊंगा, वहां से मेरा पूरा सप्लाई होगा। तो फिर इसके बाद धीरे मैं उज्जैन है, फिर जबलपुर है, भोपाल है, फिर बाद में दूसरे नियर स्टेट है, जैसे महाराष्ट्र है, गुजरात है। मैं फिर ऑनलाइन भी, मेरा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अपना माल बिकेगा। तो मेरा धीरे धीरे मैडम ऐसा करके मेरा प्लान है कि इसको मैं धीरे धीरे करके एक्सपांशन, जैसे जैसे मेरे पास टीम जुड़ती जाएगी, मेरे पास फाइनेंस की व्यवस्था होती जाएगी, और जब मैं काम करूंगा तो मेरा भी अनुभव बढ़ता जाएगा, मेरा भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर मान लो मैं विजन ही नहीं बनाऊंगा बड़ा, तो मैं बड़ा कर ही नहीं सकता। बिल्कुल। तो इसको मैं दीवार, जो मेरा लक्ष्य है मैडम, मैं दीवार पे लिख के रखता हूँ, उसको मैं रात को सोने से पहले विजुलाइज करता हूँ, और मैं तो ये सोचता हूँ कि मेरा काम ये हो गया है। हम्म वो भगवान को धन्यवाद देने लगता हूँ पीछे, वाह भगवान, आपने मेरी कंपनी इतनी बड़ी बना दी, मेरे पास 2 लाख टीम मेरे साथ काम कर रही है। और तो मैं इसको सोचता हूँ मैडम रात को सोने से पहले, मैनिफेस्टेशन कह सकते मैनिफेस्टेशन हैं। में करता हूँ। और जी। उठने के इमीडिएट बाद जब मेरा अनकॉन्शियस माइंड वापस एक्टिव रहता है, तब मैं वो वापस वही जो थॉट्स मैंने मैंने लिखे ब्रेन, मतलब अपने दीवार के हम्म। ऊपर, मैं उसको वापस दोहराता हूँ कि भाई काम मेरा लाइफ में हो गया है। तो हाँ। मैनिफेस्टिंग भी मैं करता हूँ। तो मेरे को फिर जब अच्छा मैं बड़ा सोचता हूँ, तो भगवान मेरे को अच्छे अच्छे लोगों से मिलाता है, मेरी इस राह में मेरी मदद करता है। जी। जी। अब जैसे यहाँ पे एक मैनिफेस्टेशन की बात की गई, तो अगर कोई व्यक्ति है, उसे क्लियर ही नहीं है कि उसे करना क्या है, और क्योंकि 20 से 25 साल वाले जो बच्चे होते हैं, उन्हें ज्यादातर यही कंफ्यूजन रहता है कि उन्हें करना क्या है। वो ज्यादातर अन्य चीजों में लगे हुए होते हैं, कई सारी फील्ड्स में भी एक्सप्लोर करते हैं। तो अगर उन्हें कुछ बड़ा करना है, हम्म। जब उन्हें नहीं पता है कि क्या उनका गोल है, तब वे कैसे उस चीज को मैनिफेस्ट कर पाएंगे? देखिए मैडम, सबसे पहले मैं आपको वही बताया हूँ, पहले भी जिक्र अपन ने किया कि सबसे सबसे बेसिक जो बात है ना मैडम, बेसिक बात है आपका फिजिकल फिटनेस, फिर आपका मेंटल फिटनेस, जी। फिर आपका इमोशनल फिटनेस। हम्म जी आपका बहुत जरूरी है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक काम करना पड़ेगा, युवाओं को जल्दी उठना पड़ेगा, जल्दी सोना पड़ेगा। अब आज के युवा क्या करते हैं मैडम, जिसे मान लो वो रात को 9 बजे सोने बैठते हैं, अब वो रील चलाने बैठते हैं, जिसे मान लो, अब वो रील में कौन कौन से थॉट्स आते हैं, अब देखना वही सपने फिर आदमी आते हैं। हम्म। क्योंकि आदमी जो रील देखता है ना बाद में, तो वो उनका दिमाग पे कंट्रोल ही धीरे हट जाता, मतलब वो पूरा वीक हो जाता है मतलब। तो मैं कह रहा हूँ युवाओं से मेरा एक ही संदेश सबसे, कि आप तो सूर्योदय से पहले उठिए, जल्दी सोइए, और मोबाइल का इस्तेमाल लिमिट बना लीजिए। हम, मैं नहीं कह रहा हूँ आप दूर हो जाओ, क्योंकि ठीक है जमाना है, ठीक है, आप भी अपने हिसाब से हम्म दोस्तों से, परिवार से आप जुड़ के रहिए, लेकिन उसका एक लिमिट बनाओ। आधा घंटा समय बहुत होता है। हम्म। आधा घंटा या आप मान लो 1 घंटा मान लो, तो किसी को काम करना तो चलो 1 घंटा मान लो, कि ये बहुत समय, 1 घंटे मतलब कितना आप देख सकते हो। ज्यादा फिर आप इसमें देखने जाओगे तो फिर आपको, आपका पूरा जो है कि बॉडी का सेल, आपके ब्रेन के जो, वो सब वीक होते जाएंगे मैडम। फिर आपको सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाएगी, फिर आपको जी। जिधर लोग बहाएंगे तो आप चले जाओगे, आप फिर स्थायी कांस्टेंट आप नहीं रह पाओगे। तो जी। उसके लिए रहने के लिए मैंने क्या बोला आपको, कि जल्दी उठना, जल्दी सोना, ये करना पड़ेगा। जैसे कि हमने जाना सर को, राजेंद्र धनोतिया जी की कई सारी ऐसी बातें हैं जो आज के युवाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो कंसिस्टेंसी की हो, चाहे वो डिसिप्लिन की हो, चाहे वो नॉलेज की हो, और चाहे वो एक रूटीन की हो, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है।
तो हमने कई सारी बातें जानी हैं, उनकी ग्राउंड पेरेंटिंग से लेके मनी मैनेजमेंट तक सभी मुद्दों को हमने कवर किया है। और यही एक प्रेरणादायक कहानी है जो 300 करोड़ का बिजनेस जिसने खड़ा कर दिया और अब 1 लाख करोड़ का विजन लेके चल रहे हैं। और ये विजन कोई ऐसे ही साधारण विजन नहीं है या ऐसे ही पूरा नहीं हो जाता है, इसके लिए पूरी रोड मैपिंग की जरूरत होती है, एथिक्स की जरूरत होती है, मोरल्स की जरूरत होती है, और यही चीजें हमने सीखी राजेंद्र धनोतिया जी से। तो थैंक यू सो मच सर, आप हमारे पॉडकास्ट में जुड़े। ये एक युवाओं के लिए बहुत ही प्रेरणादायक कहानी होगी, और बिल्कुल जब आप 10 साल बाद या 15 साल बाद एक 1 लाख करोड़ की कंपनी को खोलेंगे तो हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही प्रेरणादायक कहानी को अपने करीब से जान पाएंगे। मेरा एक संदेश और मैं युवाओं को देना चाहता हूँ जी। आपके चैनल के माध्यम से, कि मान लो किसी भी युवाओं को कोई काम जैसे सीखना हो, हाँ। जो मैंने जिंदगी में सीखा अभी तक इस इंडस्ट्री में, नमकीन मेकिंग से लेके, स्वीट मेकिंग से लेके, बेकरी मेकिंग से लेके, या जो भी मेरा फास्ट फूड मेकिंग, खाना जो भी सीखना चाहता है युवा, जो भी आप चैनल के माध्यम से सुन रहा हो, तो मेरे यहाँ मैडम उसको फ्री में मैं ट्रेनिंग देने को तैयार हूँ। जो भी चीज़ सीखना उनको, छोटा दुकान में डालना हो, मेरे से मिलिए, मैं इजी अवेलेबल हूँ। मेरा मोबाइल नंबर, आप जब आपका पॉडकास्ट आप जाओ तो जरूर मेरा मोबाइल नंबर मेंशन कर दीजिएगा। तो मैं युवाओं के लिए, और मान लो युवाओं को कोई भी प्रॉब्लम हो, फिजिकल, मेंटल, सोशल, जो भी प्रॉब्लम है, मैं इजी अवेलेबल हूँ। मैं उनके साथ डेली 1 घंटे, जैसे मान लो आके बैठ गया, मैं उसको प्रॉब्लम है तो मैं उनके साथ शाम को आराम से 5 से 6 घंटे का, 1-2 घंटे का समय दूंगा मैं उनको। मैं आराम से उनकी बात सुनूंगा, और जो मेरे से बेहतर मदद होगी मैं मदद भी कर दूंगा। कुछ सीखना है सिखा दूंगा। मैं कोई, जैसे बहुत सारे फ्रेंचाइजी मांगते हैं, फ्रेंचाइजी देना मैडम आसान है, मैं 2-5 लाख रुपए आराम से कर सकता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा काम नहीं करना है। मुझे पता है बेचारा जो आदमी नौकरी नहीं कर पाए वो चाय की दुकान खोलने के जाएगा। अब चाय की दुकान की फ्रेंचाइजी में उससे 5 लाख रुपए ले लूँ, आदमी दुकान डालेगा, मान लो 20-25 हजार तक किराया रहता है कम से कम। फिर उसमें पैसे काटना, 2 आदमी चाहिए, क्योंकि आदमी दुकान खोलेगा सुबह 6 बजे, रात को 8 बजे सपोज करो चालू करेगा, 14 घंटे हो गए। 14 घंटे को एक आदमी तो पैसे नहीं काटेगा, इतने घंटे को काम नहीं करेगा, 2 आदमी तो उसको पैसे बिलिंग पे चाहिए, 2 चाय बनाने वाले चाहिए, 2 कप उठाने वाले चाहिए, 2 कप धोने वाले चाहिए, सफाई वाले चाहिए। कितने लोग लगते हैं एक छोटी सी चाय बनाने के लिए? तो भैया वो आदमी कहाँ से पैसे कमाए? समझ गए मेरे कहना? तो मैं ये कह रहा हूँ कि भैया मैं आपको सब चीज सिखाने को तैयार हूँ। आप पोहा बनाना सीख लो, कचौरी बनाना सीख लो, जो भी फास्ट फूड, डोसा, इडली से लेके जो भी आपको सीखना हो, मेरे पास सब कुछ फूड के रिगार्डिंग मैं सब कुछ सिखाने को तैयार हूँ, फ्री ऑफ चार्ज। जी। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं युवाओं को भी संदेश देना चाहता हूँ, और किसी को मान लो मिलना भी हो मेरे से, डायरेक्ट आप मिल सकते हैं। जो मैं जिंदगी में सीखा है मैं सिखाने को तैयार हूँ। जी, तो ये रहा हमारा एक युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है। और साथ में यदि किसी को भी सीखना है तो बिल्कुल सर अवेलेबल है, हमेशा आपके लिए ही है। और युवाओं के लिए अगर कुछ भी आगे बढ़ना है तो आपकी कहानी बिल्कुल, आज का पॉडकास्ट जो हमने जानी, आपकी जो स्टोरी जानी, वो बिल्कुल ही एक माध्यम रहेगी उन तक पहुंचने की। अब देखते हैं कि युवा आगे क्या करता है और कैसे बढ़ सकता है। थैंक यू सो मच।